हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आप देख पा रहे हैं वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट पर भारत का रुख। एक्चुअली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट सत्र के दौरान जो है हाल ही में इस पे जो वेस्ट एशिया में अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो संकट चल रहा है, उस पर भारत के रुख को स्पष्ट किया और साथ ही साथ भारतीयों से अपील किया कि जिस तरीके से कोरोना के समय जो क्राइसिस थी, उस संकट का हमने जिस तरीके से सामना किया, उस तरीके का संकट पुनः आने की संभावना है। पुनः हो सकता है कि आपको बहुत बड़े बड़े संकट का सामना करना पड़े, तो उसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। और अगर भारत का प्रधानमंत्री संसद में अगर खड़ा होकर इस तरीके की बातें कर रहा है या कर रहे हैं, तो जरूर जो है संकट बहुत विश्वव्यापी है, न केवल भारत के लिए, और जो है भारत के साथ साथ जो और भी देश हैं बहुत सारे संकट का सामना कर रहे हैं। हालांकि अभी जो है भारत में लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन इस तरीके से लॉकडाउन की चर्चा उठने लगी है कि क्या जिस तरीके से कोरोना के समय लॉकडाउन लगा था भारत में, क्या फिर जो है लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। इन सारी चीज़ों पर भी चर्चा होनी शुरू हो गई है। और साथ ही साथ अगर हम लोग विश्व में अन्य देशों का उदाहरण देखें तो फिलीपींस जो है आज ही जो है वहाँ पे नेशनल एनर्जी इमरजेंसी जो है घोषित कर दिया है, और उसके तहत जो है तमाम तरह के जो है सुधारात्मक कदम वहाँ उठाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे देश इस तरह के उठा रहे हैं कि अपने एनर्जी को कंजम्पशन को किस तरीके से कम करें। हो सकता है आने वाले समय भारत में भी कुछ सीमित इस तरह के कदम उठाए जाएं, तो इस पे चर्चा तो होगी ही। हम इसमें देखेंगे कि इसमें किस तरीके से वेस्ट एशिया को लेकर भारत का क्या रुख है, भारत की तैयारी क्या है, भारत अपने लिए किस तरह से जो आर्थिक जो मोर्चे पे तैयारी किस तरीके से कर रहा है, वो भी बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। इन सारे मुद्दों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो है प्रधानमंत्री ने जो है बजट सत्र में नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर भारत की स्थिति को स्पष्ट किया। यह बयान ऐसे समय में आया जब क्षेत्र में तनाव चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि यह संकट कितनी बड़ी है, वेस्ट एशिया पूरा डिस्टर्ब है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत के रुख को स्पष्ट किया। सबसे पहले जो है इसकी संकट की गंभीरता को आप समझ लीजिए कि जब इस मुद्दे पर संसद में उठकर यह संकेत दिया कि यह केवल जो है विदेश नीति का विषय नहीं है, बल्कि जो है आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, खासकर सप्लाई चेन और कीमतों पर प्रभाव। जैसा कि देखा जा रहा है कि आने वाले समय में या अभी भी सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। वेस्ट एशिया से जो है भारत 60% से अधिक का अपने ऊर्जा का पूर्ति करता है। वैसे में हार्मुज की जो खाड़ी पे है यातायात जो है शिप का प्रभावित है, उस पर ईरान काफ़ी बंद कर दिया है, लेकिन कुछ जहाज आने दे रहा है भारत का, लेकिन उससे जो है कहीं ना कहीं संकट जो है सीमित मात्रा में ही उसका समाधान निकल पा रहा है। तो इसका जो है हमारे अर्थव्यवस्था पर और हमारे जो है सप्लाई चेन पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। साथ ही साथ जो है इस पे कीमतों का जो बढ़ना भी जारी रह सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे भी उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था पे असर जो है खासकर पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों से गहरे व्यापारिक संबंध है। हम जानते हैं युद्ध के कारण व्यापार बाधित हो सकता है, जाहिर सी बात है, बाधित हुआ भी है, क्योंकि बहुत सारे देशों पे जो है कतर के जो रिफाइनरी है उस पर भी अटैक कर दिया है ईरान ने। तो जब कतर देश उत्पादन ही नहीं करेगा तो कैसे जो है हम लोग को जो है उस सप्लाई कर सकता है। और कतर ने बोला भी है कि अगर इसको सही तरीके से उत्पादन करने में जितना उत्पादन कर रहा था तो उसको बनाने में 5 साल लगेगा। जिस तरीके से वहाँ के जो गैस का सप्लाई केंद्र था उस पर अटैक करके उसको नष्ट किया, केवल 18% के साथ वो कार्य कर रहा है। तो जब वो 100% जब कार्य करने लगा तो 5 साल लगेगा उसको बनने में, और अपनी जो है जो गैस के लिए, नेचुरल गैस के लिए 40% हम वहीं से आयात करते हैं, केवल एक देश से, कतर से। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा संकट है। तो ये जो है व्यापार बाधित हो सकता है। साथ ही साथ तेल गैस की कीमतों में भी उछाल संभव है। हालांकि भारत जो है अदर कंट्री से जो है समझौता कर रहा है, अदर कंट्री से मंगाना भी शुरू कर दिया है। इसमें अमेरिका से भी गैस के लिए समझौता किया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अमेरिका से जो लॉजिस्टिक्स जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका से आने में हमारे यहाँ समुद्री रास्ते एक ही रास्ता है, 45 दिन का समय लगता है। चूंकि ये जो छोटा शॉर्ट रूट था हार्मुज की खाड़ी से होते हुए हम लोग लेके चले आते थे 2 से 3 दिन में ही, तो उसमें जो है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम पड़ती थी। लेकिन अमेरिका से अगर हम मंगाएंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है उसका भार जो है तेल कंपनियों पर या सरकार हो सकता है सब्सिडी के माध्यम से भी उसको करे, लेकिन अंतिम रूप से उपभोक्ता पर भी हो सकता है उसका प्रभाव पड़े। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में तेल और गैस की कीमतों में उछाल संभव है। सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। जाहिर सी बात है कि हमारा जहाज जो है निकल नहीं पा रहा, केवल भारत का ही नहीं, बहुत सारे देशों का जो वहां से व्यापार है उनका प्रभावित हो रहा है। तो जो आज की जो ग्लोबल इकोनॉमी है सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो कैसे कहीं किसी एक एरिया में
जो डिस्टरबेंस है वेस्ट एशिया में, और वो भी ऐसे एरिया में डिस्टरबेंस है जो पूरे विश्व का ऊर्जा सप्लाई केंद्र है। तो ऊर्जा सप्लाई केंद्र में ही किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जा सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड का सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा। वर्ल्ड का सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा तो भारत भी उसका भागीदार है, तो भारत कैसे बच सकता है। तो इसका जो एडवर्स इफेक्ट है ये बहुत विश्वव्यापी हुआ है और भारत पर भी होना लाजमी है। अब देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसमें सबसे बड़ा चिंता का विषय होकर उभरा है, क्योंकि दुनिया का सबसे जो है 20% जो है ऊर्जा इसी से सप्लाई होती है। तो आप समझ सकते हैं सप्लाई चेन कितना डिस्टर्ब हो गया है। भारत के लिए भी एक लाइफ लाइन है, क्योंकि बहुत सारे देश जो हॉर्मुज की खाड़ी से व्यापार करते हैं, उसमें कतर है, यूएई है, सऊदी अरब है। भारत का व्यापारिक संबंध इन लोगों से बहुत गहरा है, तो इसलिए भारत के लिए भी एक लाइफ लाइन है। अगर वहां जो सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो यही कहा जा रहा है कि इसकी अर्थव्यवस्था पर जो है बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। पीएम मोदी ने इसके बंद होने को अस्वीकार बताया कि जब ये बंद है तो ये किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये कहीं ना कहीं मानवीय संकट को भी उत्पन्न करेगा। अब देखिए 700 भारतीय नाविक और कई जहाज अभी भी इसमें प्रभावित हैं। आप समझ लिए कि इतने फंसे पड़े हैं, केवल कुछ सीमित मात्रा में ही आ पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, सैकड़ों जहाज जो है फंसे हुए हैं। तो इसको जो है जल्दी से जल्दी संकट से उबरना चाहिए, हम लोग तो यही कहेंगे। अब देखिए ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस। भारत अपनी 60% एलपीजी जरूरतें आयात करता है। आप समझ सकते हैं कि हम लोग 60% जब आयात करते हैं तो कितना बड़ा जो है ये हमारे लिए अभूतपूर्व संकट है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 53 लाख टन है, इसमें विस्तार जारी है। ठीक है, जो हमारे पास स्ट्रेटेजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व है ये है हमारे पास, और साथ ही साथ इसके अलावा जो है पेट्रोलियम कंपनी भी अपने लिए जरूरतों के लिए जो है सप्लाई के लिए रिजर्व रखती हैं। तो दो तरह का रिजर्व होता है, एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, एक जो पेट्रोलियम कंपनियां अपने लिए रिजर्व रखती हैं। तो हमारे पास रिजर्व है, लेकिन संकट चूंकि इतना बड़ा है कि उसका सामना करने में बहुत ज्यादा अभूतपूर्व जो है संकट आएगा, सामना करना पड़ेगा। उसी तरीके से 11 साल में आयात स्रोत 27 से बढ़कर 41 देशों से किया गया। इसका मतलब कि भारत जो है केवल 11 देशों पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाह रहा है, इसको डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, बहुत सारे देशों से भी आयात कर रहा है, आयात संबंध डेवलप कर रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि 41 देशों से हम जो है अभी आयात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत की दूरगामी नीति का परिणाम है, भविष्य को देखते हुए परिणाम है कि अगर किसी प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है, चाहे युद्ध हो, चाहे मानवीय संकट कोई उत्पन्न हो जाता है इन देशों में, तो हमारी जो है सप्लाई प्रभावित होगी। इसलिए अलग अलग देशों के पास डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। ये जो है भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हो रहा है। अभी जो डाइवर्सिफिकेशन किया गया पिछले 11 साल में, अभी का जो अभूतपूर्व संकट है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है ये भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि छोटे छोटे देश भी जो है नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दे रहे हैं। जैसे फिलीपींस का उदाहरण मैंने दिया। भारत इतना बड़ा देश होकर भी तीसरा कंजम्पशन करने वाला देश है ये तेल का वर्ल्ड में। फर्स्ट जो है अमेरिका, सेकंड चाइना, थर्ड हम है। उसके बावजूद भी अभी भी किसी प्रकार का सीमित लॉकडाउन भी नहीं लगा है, ऑफिशियल इसकी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से संकट है उसको देखते हुए अभी संभावना इस तरह की जताई जा रही है कि हो सकता है आने वाले समय में इसका जो है घोषणा की जाए, लेकिन अभी तक तो फिलहाल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है कि हम और भी देशों से जो है आयात कर रहे हैं। तो इस पे भारत सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए कि पिछले 11 वर्षों में इसको आयात के स्रोतों को डाइवर्सिफाई किया है। अब देखिए कि इसमें सबसे बड़ी एक और चिंता पे जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि जो हमारे प्रवासी जो रहते हैं वेस्ट एशिया में या गल्फ कंट्रीज में, वो भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर वहां भी इकोनॉमी का संकट उत्पन्न होगा, क्योंकि बहुत सारे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया ईरान, तो उससे क्या होगा कि उनके रोजगार पे भी संकट होगा। 1 करोड़ जो लोग रह रहे हैं, और जो वहां से हमको जो इनकम प्राप्त होता था फॉरेन करेंसी, वो भी भारत में नहीं आ पाएगा। ये तो हुआ इनकम का स्रोत। दूसरा चीज है कि इस पे जो है वहां से जो पैसा आता था, लाखों परिवार जो है डिपेंडेंट थे। अगर एवरेज सोचा जाए कि 1 करोड़ लोगों पे 5 लोग भी, एक परिवार पे जनरली, एक लोग पे जनरली 4 से 5 लोग डिपेंडेंट होते हैं भारत में। तो अगर 4 लोगों को भी एवरेज माना जाए तो 4 करोड़ ही संख्या आती है। तो 4 करोड़ लोगों की ये जो है कमाई प्रभावित होगी जो हमारा वहां से आता था। अब तक 3,75,000 से ज्यादा भारतीयों की वापसी हो चुकी है। ठीक है, और ईरान से 1,000 लोगों को निकाला गया है, जिसमें 700 से अधिक छात्र थे। तो भारत सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वापस किस तरीके से बुलाया जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे 1 करोड़ भारतीय अभी वहां हैं गल्फ कंट्रीज में। तो उनकी आर्थिक गतिविधि भी प्रभावित होगी, साथ साथ जो उन पर डिपेंडेंट फैमिली है भारत में, उनका भी आय कहीं ना कहीं कमाई का जरिया जो है
समाप्त होगा। तो ये भी बहुत बड़ी चिंता है, इस पे भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देते समय इस पे चिंता जताई। अब देखिए कि सरकार की सक्रिय कार्रवाई भी इसको लेकर है। समय 24 घंटा जो है इस पे हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम बनाया गया है। जो दूतावास हैं जितने गल्फ कंट्रीज में, उससे लगातार भारत सरकार संपर्क में है कि किस तरीके से इसका कोई विशेष हल निकाला जाए। उसके अलावा सीबीएसई ने जो है, हमारा जो सीबीएसई जो बोर्ड है, जो गल्फ कंट्री में जो बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया, ये भी एक या रद्द कर दिया। तो ये भी सरकार की जो है कार्रवाई की जा रही है, सक्रिय है सरकार। अब आते हैं हम सरकार की विदेश नीति पर। जो डायलॉग ओवर कॉन्फ्लिक्ट, भारत सरकार अलग अलग देशों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अलग अलग देशों के प्रमुखों से बात कर रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट पर। जैसे पीएम मोदी ने ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन के नेताओं से बातचीत की। भारत का इस पे स्पष्ट रुख है, बिल्कुल क्लियर है कि युद्ध नहीं, संवाद ही समाधान है। सीधी सी बात है कि युद्ध इसका किसी भी चीज का समाधान नहीं होता है, संवाद से ही समाधान निकाला जा सकता है। तो इस पे कहने का मतलब यह है कि भारत ने स्पष्ट कर दिया अपने रुख को कि भाई समाधान अगर निकालना है तो संवाद करो आप, और ताकि ये अभूतपूर्व जो मानवीय संकट आया है उसको रोका जा सके जल्दी से जल्दी, क्योंकि आने वाले समय में इसके बहुत सारे प्रभाव, एडवर्स प्रभाव होंगे। महंगाई बढ़ेगी, लोगों की रोजगार जाएगी। तो ये चिंता केवल न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अदर कंट्री के लिए भी है। अब देखिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो भारत की हमेशा से रही है, संतुलित रुख जो है भारत हमेशा से अपनाता रहा है, यह हमारी विदेश नीति का पिलर है। उसी पिलर पे आज भी हम खड़े हैं, जहां से हमारी विदेश नीति 1947 से लगातार चली आ रही है कि हम किसी भी समस्या का संतुलित दृष्टिकोण लेकर या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लेकर ही हम अपनी उस पर राय रखेंगे या कोई फैसला करेंगे या कोई स्टेप लेंगे। उसी तरह से किसी भी पक्ष की खुली आलोचना भारत सरकार ने अभी तक नहीं की है, न ही किसी एक देश के पक्ष में भारत का झुकाव है। यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति को दर्शाता है, जो कि भारत का विदेश नीति का पिलर है। आप ध्यान से समझ लीजिए कि विदेश नीति का, फॉरेन पॉलिसी का हमारा ये पिलर है। उसी पिलर पे हम अपने विदेश नीति को फ्रॉम द 1947 से अब आज तक लेके निभा रहे हैं, ठीक है, जहां भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए संतुलन बनाए रखता है। विदेश नीति में जब हम दूसरे देशों से संबंधों को डील करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम वहां नेशन इंटरेस्ट की बात करते हैं, नेशन फर्स्ट की बात करते हैं। तो जब नेशन इंटरेस्ट की जब बात होगी तो हमारा वहां पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑटोमेटिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत सरकार की जो शुरू से नीति रही है विदेश नीति को लेकर, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर रही है, और उसी रुख को अभी भी कायम है भारत सरकार। अब देखिए कि ये पूरा जो घटनाक्रम है, अगर कंक्लूजन की हम लोग बात कर रहे हैं, इस चीज घटना जो अभी जो हो रही है या भारत सरकार ने जो अभी जो रुख अपना दिखाया है, तो ये कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति जो है बहुआयामी और व्यवहारिक दृष्टिकोण को दिखाता है भारत को। साथ ही साथ ऊर्जा, सुरक्षा, प्रवासी और भारतीय व्यापार तीनों पर समान ध्यान दिया गया है, जिससे हमारे आने वाले समय में संकट है। ये एक तरीके से भारत का जो है वॉइस ऑफ पीस के रूप में उभर रहा है। तो आज के क्लास में हमने इस सारी चीजों पर चर्चा की कि भारत का रुख क्या है इस संकट को लेकर, भारत किस तरीके से अपने अर्थव्यवस्था में आने वाली चुनौतियों का सामना कर रहा है, और किस तरीके से अपने विदेश नीति को जो है एक स्वतंत्र होकर न किसी पक्ष का लिया है, न किसी पक्ष का आलोचना किया है, और इसका जो है केवल डायलॉग के माध्यम से ही समाधान निकालने के लिए विश्व के नेताओं से अपील किया है। तीन सारे चीजों पर हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए क्लास में इतना ही। नेक्स्ट किसी इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक के साथ आपसे। और अगर जो है क्लास आपको पसंद आया हो और लेक्चर अगर पसंद आया हो, टॉपिक अगर पसंद आया हो, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। इससे हमको जो है अपार समर्थन मिलता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।